जानकी को आज सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिरदर्द और बदन के साथ ही कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद काम की थकान की वजह से ऐसा होगा। सारे काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। उन्हें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा दलिया बना लिया। खाकर वे कुछ देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गईं। सिरदर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने माथे पर थोड़ा सा बाम मला और आंखें मूंदकर बिस्तर पर लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति शरद की बेहद याद आ रही थी। सचमुच शरद उनका कितना ख्याल रखते थे। थोड़ा सा भी सिरदर्द होने पर वे जानकी का सिर दबाने लगते, अपने हाथों से इलायची वाली चाय बनाकर पिलाते। उनके पति कितने अधिक संवेदनशील थे। सोचते सोचते जानकी की आंखों से आंसू टपक पड़े। आंसू जब गालों पर लुढ़के तो उन्हें आभास हुआ कि तन का ताप कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। उन्होंने थर्मामीटर लगाकर देखा तो पारा 103 डिग्री तक पहुंच गया था। जैसे तैसे वे हिम्मत जुटाकर उठी और स्वयं ही ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखने लगी। उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं रहेगा। रात हो गई है, अच्छा यही होगा कि वे कल सुबह अस्पताल चली जाएं। कुछ सोचते सोचते उन्होंने अपने बेटे नकुल को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, हेलो मम्मी, आपने कैसे याद किया? सब ठीक तो है न? बेटे, मुझे काफी तेज बुखार है। यदि तुम आ सको तो किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, जानकी ने कांपती आवाज में कहा। मम्मी, मेरी तो कल बहुत जरूरी मीटिंग है। कुछ बड़े अफसर आने वाले हैं। मैं लतिका को ही भेज देता पर नवल की भी तबीयत ठीक नहीं है। नकुल ने अपनी लाचारी प्रकट की। आप नीला को फोन करके क्यों नहीं बुला लेती? उसके यहाँ तो उसकी सास भी है, वो 1-2 दिन घर संभाल लेगी। प्लीज मम्मी, बुरा मत मानिएगा, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। जानकी ने बेटी नीला को फोन लगाया तो प्रत्युत्तर में नीला ने जवाब दिया, मम्मी, मेरा वश चलता तो मैं तुरंत आपके पास आ जाती, पर इस दिवाली पर मेरी नंद अमेरिका से आने वाली है, वह भी 3 सालों बाद। मुझे काफी तैयारी व खरीदारी करनी है। यदि कुछ कमी रह गई तो मेरी सास को बुरा लगेगा। आप नकुल भैया को बुला लीजिए। मेरी कल ही उनसे बात हुई थी। कल शनिवार है, वे वीकेंड में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। पिकनिक का प्रोग्राम तो फिर कभी भी बन सकता है। जानकी बेटी की बात सुनकर अवाक रह गईं। कितनी मायाचारी की थी उनके पुत्र ने अपनी जन्मदात्री से, पर उन्होंने जाहिर में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने अब कल सुबह होते ही एम्बुलेंस बुलाकर अकेले ही अस्पताल जाने का निर्णय लिया। उनकी महरी रधिया सुब जल्दी ही आ जाती थी। उसकी मदद से जानकी ने कुछ आवश्यक वस्तुएं रखकर बैग तैयार किया और अस्पताल चली गईं। वे बुखार से कांप रही थीं। उन्हें कुछ जरूरी फॉर्म भरवाने के बाद तुरंत भर्ती कर लिया गया। बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया था। डॉक्टर ने बुखार कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया व कुछ गोलियां भी खाने को दी, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके खून की जांच करने के लिए नमूना लिया गया। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उन्हें डेंगू है। उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो रही थी। अब डेंगू का इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर ने जानकी से कहा, आप अकेली हैं। अच्छा यही होगा कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, अस्पताल में ही रहिए। 2 दिन बाद एक बुजुर्ग सज्जन ने नर्स के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया। उनके हाथ में फूलों का बुके व कुछ फल थे। जानकी ने उन्हें पहचानने की कोशिश की। दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आया कि उक्त सज्जन को उन्होंने सवेरे घूमते समय पार्क में देखा था। वे अक्सर रोज ही मिल जाया करते थे, पर उन दोनों में कभी कोई बात नहीं हुई थी। तभी उन सज्जन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हूँ नवीन गुप्ता, आपकी कॉलोनी में ही रहता हूँ। रधिया मेरे यहाँ भी काम करती है। उसी से आपकी तबीयत के बारे में पता चला और यह भी कि आप बिल्कुल अकेली हैं, इसलिए आपको देखने चला आया। जानकी ने फलों की तरफ देखकर कमजोर आवाज में कहा, इनकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, आपको ही तो इसकी जरूरत है, तभी तो आप जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट पाएंगी। कहने के साथ ही नवीन जी मुस्कुराते हुए फल काटने लगे। जानकी को बहुत संकोच हो रहा था, पर वे चुप रहीं।
अब तो रोज ही नवीन जी उन्हें देखने अस्पताल आ जाते, साथ में फल लाना न भूलते। उनका खुशमिजाज स्वभाव जानकी को अंदर ही अंदर छू रहा था। करीब 8 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। शाम तक वे घर वापस आ गईं। वे अभी रात के खाने के बारे में सोच ही रही थीं कि तभी नवीन जी डब्बा लेकर आ गए। जानकी सकुचाते हुए बोली, आपने नाहक तकलीफ की, मैं थोड़ी खिचड़ी खुद ही बना लेती। नवीन जी ने खाने का डब्बा खोलते हुए जवाब दिया, अरे जानकी जी, वही तो मैं लाया हूँ, लौकी की खिचड़ी। आप खाकर बताएगा कि कैसी बनी। वैसे एक राज की बात बताऊं, खिचड़ी बनाना मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया था। वह रसोई के काम में बड़ी पारंगत थी। वह खिचड़ी जैसी साधारण चीज को भी एक नायाब व्यंजन में बदल देती थी। कहने के साथ ही वे कुछ उदास से हो गए। इस दुनिया से जा चुकी पत्नी की याद उन्हें ताजा हो आई। जीवन साथी के बिछोह का दुख वे जानती थीं। उन्होंने नवीन जी के दर्द को महसूस किया। वह तुरंत प्रसंग बदलते हुए पूछा, नवीन जी, आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ पर हैं? मेरे 2 बेटे हैं, वह दोनों अमेरिका में ही सेटल हैं, उन्होंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर उठते हुए बोले, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। जानकी को लगा कि उन्होंने नवीन जी की कोई दुखती रग को छू लिया है। वे अपने बेटों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते। अब तो अक्सर नवीन जी जानकी के यहाँ आने लगे। वे लोग कभी देश के वर्तमान हालत पर, कभी समाज की समस्याओं पर और कभी टीवी सीरियलों के बारे में चर्चा करते, पर अपने अपने परिवार के बारे में दोनों ने कभी कोई बात नहीं की। एक दिन नवीन जी और जानकी एक पारिवारिक धारावाहिक के विषय में बात कर रहे थे, जिसमें एक स्त्री के पत्नी व मां के उज्ज्वल चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। नवीन जी अचानक भावुक हो उठे। वे आर्द्र स्वर में बोले, मेरी पत्नी केसर भी एक आदर्श पत्नी और मां थी। अपने पति व बच्चों का सुख ही उसके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपने बच्चों की एक खुशी के लिए अपनी हजारों खुशियां न्योछावर कर देती थी। उसके प्रेम को व्यवहार की तुला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत ही मेधावी थे। दोनों ने ही कंप्यूटर में बीई किया और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगे। केसर के मन में बहू लाने के बड़े अरमान थे। वह अपने बेटों के लिए अपने ही जैसी गुणों से युक्त बहू लाना चाहती थी, पर बड़े बेटे ने अपने ही साथ काम करने वाली एक ऐसी विजातीय लड़की से प्रेम विवाह कर लिया जो मेरी पत्नी के मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। उसे बहुत दुख हुआ, रोई भी। फिर धीरे धीरे समय के मलहम ने उसके घाव भरने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद छोटा बेटा भी कंपनी की तरफ से अमेरिका चला गया। जाते वक्त उसने अपनी मां से कहा कि वो उसके लिए अपनी मनपसंद लड़की खोज कर रखे। 1 साल बाद जब वह भारत लौटेगा तो शादी करेगा, पर वह अमेरिका के माहौल में इतना रचाबसा कि वहां ही स्थायी रूप से रहने का निर्णय ले लिया और वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक अमेरिकी लड़की से विवाह कर लिया। केसर के सारे अरमान धूल धूसरित हो गए। वह बिल्कुल खामोश रही और एकदम जड़वत हो गई। बस अकेले ही अंदर वेदना के आसव को पीती रही। नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गई और फिर एक दिन मुझे अपनी यादों के सहारे छोड़कर इस संसार से विदा हो गई। यह कहते कहते नवीन जी की आवाज भर्रा गई। जानकी की आंखों की कोर भी गीली होने लगी। वे भीगे कंठ से बोली, न जाने क्यों बच्चे अपने माँ बाप के सपनों की समाधि पर ही अपने प्रेम का महल बनाना चाहते हैं। फिर वे रसोई घर की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय बनाकर लाती हूँ। मूंग की दाल सुबह ही भिगो कर रखी थी। आप मेरे हाथ के बने चीले खा कर बताएगा कि केसर जी के हाथों जैसा स्वाद है या नहीं। नवीन जी के उदास मुख पर मुस्कान की क्षीण रेखा उभर आई। थोड़ी ही देर में जानकी गर्मागर्म चाय व चीले लेकर आ गईं। चाय का एक घूंट पीते ही नवीन जी बोले, चाय तो बहुत लाजवाब बनी है, सचमुच मजा आ गया। कौन कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? मुझे भी बनाना सिखाएगा? जानकी ने उत्तर दिया, दरअसल यह चाय मेरे पति शरद जी को बेहद पसंद थी। मैं खुद अपने हाथों से कूटकर यह मसाला तैयार करती थी। बाजार का रेडीमेड मसाला उन्हें पसंद नहीं आता था। अपने पति का जिक्र करते करते जानकी की भावनाओं की सरिता बहने लगी।
वे भावातिरेक होकर बोली, शरद जी और मुझ में आपसी समझ बहुत सुई धागे से सिला था, पर नियति को हमारा यह सुख रास नहीं आया और मात्र 35 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तब नकुल 7 वर्ष का और नीला 5 वर्ष की थी। मैंने अपने बच्चों को पिता का अभाव कभी नहीं खलने दिया। उन्हें लाड़ प्यार करते समय मैं उनकी माँ थी, वो उन्हें अनुशासित करते समय एक पिता की भूमिका निभाती थी। नकुल एक बैंक में अधिकारी है। उसकी पत्नी लतिका एक कॉलेज में लेक्चरर है। नीला के पति विवेक इंजीनियर हैं। वे लोग भी इसी शहर में ही हैं। उनकी एक बेटी भी है। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं फ्री थी, इसलिए जब कभी जरूरत पड़ती नकुल और नीला मुझे बुलाते थे। पर बाद में काम निकल जाने के बाद उन दोनों के व्यवहार से मुझे स्वार्थ की गंध आने लगती थी। मैं मन को समझाकर तसल्ली देती थी कि यह मेरा कोरा भ्रम है, पर सच्चाई तो कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है। बात उस समय की है जब लतिका दोबारा गर्भवती थी। तब मुझे उन लोगों के यहाँ कुछ माह रुकना पड़ा था। एक दिन नकुल मुझसे लाड़ भरे स्वर में बोला, मम्मी, आपके हाथ का बना मूंग की दाल का हलवा खाए बहुत दिन हो गए। लतिका को तो बनाना ही नहीं आता। मैंने उत्साहित होकर अगले ही दिन पीठी को धीमी धीमी आंच पर भूनकर बड़े ही मनोयोग से हलवा तैयार किया। भले ही रात को हाथ दर्द से परेशान रही। अब तो नकुल खाने में नित नई फरमाइशें करता और मैं पुत्र प्रेम में रोज ही सुस्वादु व्यंजन तैयार करती। बेटे बहू तारीफों की झड़ी लगा देते, पर मुझे पता नहीं था मेरे बेटे बहू प्रशंसा का शहद चटा चटा कर मेरा देहदोहन कर रहे हैं। एक दिन रात को मैं दही जमाना भूल गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे याद आया और मैं किचन की तरफ जाने लगी तो बहू की आवाज मेरे कानों में पड़ी, सुनो जी, यदि मम्मी हमेशा के लिए यहीं रह जाएं तो कितना अच्छा रहे। मुझे कॉलेज से लौटने पर बया गर्मगरम खाना तैयार मिलेगा। कभी दावत देनी हो तो होटल से खाना नहीं मंगाना पड़ेगा और बच्चों की भी देखभाल होती रहेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर 2 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में असुविधा होगी, नकुल ने राय प्रकट की। बहू ने बड़ी ही चालाकी भरे स्वर में जवाब दिया, इसका उपाय भी मैंने सोच लिया है। यदि मम्मी जी विदिशा का घर बेच दें और आप बैंक से कुछ लोन ले लें तो 3 कमरों का हम खुद का फ्लैट खरीद सकते हैं। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं उचित मौका देखकर मम्मी से बात करूंगा। बेटे बहू का स्वार्थ मेरे सामने बेपर्दा हो चुका था। मैं सोचने लगी कि अधन होने के बाद कहीं मैं अनिकेतन भी ना हो जाऊं। बस 2 दिन बाद ही मैं विदिशा लौट आई। नीला का था। उसकी भी गिद्ध दृष्टि मेरे मकान पर थी। नवीन जी, मैं काफी अर्थाभाव से गुजर रही हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया, नीला की शादी की। यह मकान मेरे पति ने बड़े ही चाव से बनवाया था। तब जमीन सस्ती थी। जब उनकी मृत्यु हुई, मकान का कुछ काम बाकी था। मैंने आर्थिक कठिनाइयों से गुजरते हुए जैसे तैसे इसको पूरा किया। अभी बीमार हुई तो काफी खर्च हो गया। मैं सोचती हूँ कि कुछ ट्यूशन ही कर लूँ। मैं एक स्कूल में हायर सेकेंडरी क्लास की केमिस्ट्री की शिक्षिका थी। नवीन जी ने जानकी की बात का समर्थन करते हुए कहा, आप शुरू से ही शिक्षण व्यवसाय से जुड़ी हैं, इसलिए इससे बेहतर विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ सोचते हुए बोले, क्यों ना हम एक कोचिंग सेंटर खोल लें। मैं एक कॉलेज में गणित का प्रोफेसर था। मेरे एक मित्र हैं किशोर शर्मा, वे उसी कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। वे मेरे पड़ोसी भी हैं, उनकी भी रुचि इसमें है। हम लोगों के समय का सदुपयोग हो जाएगा और आपको सहयोग। हाँ, हम इसका नाम रखेंगे जानकी कोचिंग सेंटर, क्योंकि इसमें हम तीनों का नाम समाहित होगा। जानकी उत्साह से भर गई और बोली, 2-3 विद्यालयों के प्रिंसिपल से मेरी पहचान है। मैं कल ही उनसे मिलूंगी और विद्यालयों के नोटिस बोर्डों पर विज्ञापन लगवा दूंगी। किशोर जी भी सहर्ष तैयार हो गए और जल्दी ही उन लोगों की सोच ने साकार रूप ले लिया। अब तो नवीन जी रोज ही जानकी के यहाँ आने जाने लगे। कभी कुछ प्लानिंग तो कभी कुछ विचार विमर्श के लिए। वे काफी देर वहां रुकते। वैसे भी कोचिंग क्लासेज जानकी के घर में ही लगती थीं। किशोर जी क्लास लेकर घर चले जाते क्योंकि उनकी पत्नी घर में अकेली थी।
रोज रोज के सान्निध्य से उन लोगों के दिलों में आकर्षण के अंकुर फूटने लगे। वर्षों से सोई हुई कामनाएं करवट लेने लगी व हृदय के बंद कपाटों पर दस्तक देने लगी। जज्बातों के ज्वार उफनने लगे। आखिर उन्होंने एक ही जीवन नौका पर सवार होकर हमसफर बनने का निर्णय ले लिया। ऐसी बातें भी भला कहीं छिपती हैं। मोहल्ले वाले पीठ पीछे जानकी और नवीन जी का मजाक उड़ाते व खूब रस ले लेकर उल्टी सीधी बातें करते। फिर ऐसी खबरों तो पंख होते हैं। उड़ती उड़ती ये खबर नकुल और नीला के कानों में भी पड़ी। एक दिन वे दोनों गुस्से से दंदनाते हुए आए और जानकी के ऊपर बरस पड़े। मम्मी, हम लोग क्या सुन रहे हैं? आपको इस उम्र में ब्याह रचाने की क्या सूझी? हमारी तो नाक ही कट जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा समाज व रिश्तेदार क्या कहेंगे? जानकी ने तनिक भी विचलित न होते हुए पलटवार करते हुए उत्तर दिया, और तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मैं भी हाड़मास से बनी, संवेदनाओं से भरी जीती जागती स्त्री हूँ। मेरी भी शिराओं में स्पंदन होता है। जिंदगी की मधुर धुनों के बीच क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अकेलेपन का सन्नाटा कितना चुभता है? बेटे, बुढ़ापा तो उस वृक्ष की भांति होता है जो भले ही ऊपर से हरा न दिखाई दे पर उसके तने में नमी विद्यमान रहती है। यदि उसकी जड़ों को प्यार के पानी से सींचा जाए तो उसमें भी अरमानों की कलियां चटक सकती हैं। जब तुम्हारे पापा ने इस संसार से विदा ली, मैंने जीवन के सिर्फ 30 वसंत ही देखे थे। मुझे लगा कि अचानक ही मेरे जीवन में पतझड़ का मौसम आ गया हो तथा मेरे जीवन के सारे रंग ही बदरंग हो गए हों। मैंने तुम लोगों के सुखों के लिए अपनी सारी आकांक्षाओं की आहुति दे दी, पर जवान होने पर तुम लोगों की आंखों पर स्वार्थ की इतनी गहरी धुंध छाई जिसमें कर्तव्य और दायित्व जैसे शब्द धुंधले हो गए। जब मेरी तबीयत खराब हुई और मैंने तुम लोगों को बुलाया तो तुम दोनों ने बहाने गढ़कर अपने अपने पल्लू झाड़ लिए। ऐसे आड़े वक्त और तकलीफ में नवीन जी एक हमदर्द इंसान के रूप में मेरे सामने आए। उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाकर मुझे मानसिक सहारा दिया। वे मेरे दुख दर्द के ही नहीं, भावनाओं के भी साथी बने। अब मैं उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। नकुल और नीला को आत्मग्लानि का बोध हुआ। वे पछतावे भरे स्वर में बोले, मम्मी, आज आपने हमारी आंखें खोलकर हमें अपनी गलतियों का एहसास कराया है और जीवन के एक बहुत बड़े सत्य से भी साक्षात्कार करवाया है। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। हमारी भूलों के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के गुलाब महकते रहें।